नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक, जिससे हमने आदिकाल और भक्तिकाल के कुछ बहुत हिस्से को पढ़ लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण धारा में फुटकल रचनाओं को। तो आदिकाल के विषय वस्तु, भक्तिकाल के विषय वस्तु सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि पिछले कई वीडियो में हमने पढ़े हैं। आप ज़रूर से प्लेलिस्ट को देख लें, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए। तो सभी वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देखें, कथन से संदर्भित, विषय वस्तु से संदर्भित, जो कि शुक्ल जी ने बताए हैं और परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आप जानते ही, प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत सारे प्रश्न उनकी पुस्तक से सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो ज़रूर से वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केशव दास जी को। सबसे पहले केशव दास जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि शुक्ल जी ने केशव दास जी को भक्ति काल के सगुण धारा के अंतर्गत फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो सगुण धारा में, भक्ति काल के सगुण धारा में फुटकल रचनाओं के अंतर्गत किसको रखा है? केशव दास जी को। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल जी ने किसमें इनको स्थान दिया है, तो भक्ति काल में सगुण धारा के अंतर्गत फुटकल रचनाओं में केशव दास जी को स्थान मिला है शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो चलिए आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे केशव दास जी को। और वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हमारे चैनल में बराबर आपको दी जाती है, पढ़ाई जाती है, आपकी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए देखते हैं केशव दास जी को। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्ण दत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम देखा जाए तो विशेष रूप से क्या है? काशीनाथ। किनके? केशव दास जी के, ठीक है। तो कृष्ण दत्त के पौत्र और काशीनाथ के ये पुत्र थे केशव दास। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई थी। तो जन्म और मृत्यु की बात करें तो संवत 1612 से लेकर के मृत्यु 1674 में। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे। ये कहाँ रहते थे? ये सभी प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं, जन्म हो चाहे ये कहाँ रहते थे, किस महाराज के पास रहते थे। तो ये रहते थे ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में, ठीक है। तो इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे केशव दास जी। ये संस्कृत के देखिए बहुत अच्छे पंडित थे। कहते हैं केशव दास जी के बारे में शुक्ल जी कि केशव दास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। चूँकि संस्कृत में शास्त्रीय पद्धति पर विशेष रूप से बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी भाषा में पूर्ण रूप से ये इच्छा जो है साहित्य पद्धति से, साहित्य चर्चा करने की शास्त्रीय पद्धति से, ये स्वाभाविक रूप से केशव दास जी में इस संस्कृत भाषा के कारण विद्यमान थी। कहते हैं कि मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर, क्या? श्रृंगार सागर, मोहनलाल मिश्र ने, ठीक है। तो ये इनकी रचना है मोहनलाल मिश्र की श्रृंगार सागर, याद रखिएगा। तो मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा था, ठीक है। ये जो ग्रंथ है ये क्या है? श्रृंगार सागर श्रृंगार रस संबंधी ग्रंथ है, जो कि मोहनलाल मिश्र जी ने लिखा था। वही कहते हैं कि कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ भी अलंकार संबंधी, ये तीनों ग्रंथ हैं, इसको लिखे थे किसने? कर्नेश कवि में। सभी पूछे जाते हैं कि किसकी रचना कौन सी है, तो श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की है। वही कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण, ये तीनों जो रचनाएं वो कर्नेश कवि की हैं। और ये तीनों जो ग्रंथ है वो अलंकार संबंधी ग्रंथ है। पर अब तक किसी देखिए कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था, और यही काम किया किसने? केशव दास जी ने। तो बड़ा योगदान है केशव दास जी का इस क्षेत्र में कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का इन्होंने पूरा परिचय कराया था। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि केशव दास जी कैसे थे? अलंकारवादी कवि थे। अलंकार का स्थान इन्होंने काव्य में सबसे प्रधान माना है, और प्रधान समझने वाले ये चमत्कारवादी कवि है। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है
किन्होंने? केशवदास जी ने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजई कविता बनीता मित्र। ये पंक्तियां जो है वो है केशवदास जी की और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये पूछी भी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं शुक्ल जी की अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए, यानी कि इन्होंने अलंकार के दो भेद किए। किसने? केशवदास जी ने, सामान्य और विशेष। वही अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलंकारवादी है, अलंकार को सबसे प्रधान मानते हैं, तो व्यापक तो अर्थ निकालना ही था अलंकार का। तो केशवदास जी ने अलंकार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है, ठीक है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? दंडी के काव्यादर्श से लिए हैं अलंकारों के लक्षण, ठीक है। वहीं अमर रचित काव्य कल्प लता वृत्ति और केशव मिश्र की रचना अलंकार शेखर से इन्होंने बहुत सी बातें ली हैं, लेकिन विशेषतर दंडी के काव्यादर्श से इन्होंने अलंकार के लक्षण लिए हैं। तो अपने पूरी तरीके से अलंकारवादी इनका जो मानना है, अलंकार को सर्वश्रेष्ठ मानना है, वो पूरा जो लक्षण जो है इनमें कहाँ से आया है? दंडी के काव्यादर्श से। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी थी। ये दो रचनाएं हैं केशवदास जी की, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कवि प्रिया अलंकारों पर लिखी गई रचना है और रसिक प्रिया रस पर लिखी गई रचना। वर्ण विषय के साथ ये रचनाएं आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती है। वहीं इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए शुक्ल जी का कथन यहीं पे आ जाता है कि इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती हैं। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केशव ने खड़े रखे हैं, मतलब कि 22 भेद जो केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए। तो देख सकते हैं केशवदास जी की काव्य कला के विषय में और उनके माध्यम से जो उपमा के भेद बताए गए हैं आदि पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये सभी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से लिए हुए गए हैं, ऐसा मिल जाता है। कुछ दंडी के लिए हैं, कुछ संस्कृत ग्रंथों के लिए गए। केशव का अपना इसमें कोई विवेचन दिखाई नहीं पड़ता है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतरण है। कहते हैं कि ये जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया का प्रेमालंकार है, वो किसका है? दंडी के प्रेयस का ही नामांतरण है। इसमें केशव ने अपना कुछ नहीं दिया, बल्कि दंडी के ही प्रेमालंकार को, ठीक है, इसमें प्रेयस का नामांतर कर दिया प्रेमालंकार के रूप में। तो अलंकार संबंधी इन्होंने जितनी बातें बताई, जो कुछ भी उदाहरण दिए, लक्षण बताए, इनकी जो विवेचना की, सब शुक्ल जी कहते हैं कहीं ना कहीं से इन्होंने लिया हुआ ही है। वहीं केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। अब ये सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये सभी जो ग्रंथ है, कुल कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ हैं। याद रखिएगा कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ हैं केशवदास जी के, ठीक है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। अब जो हम ये कथन पढ़ने जा रहे हैं, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया यूजीसी नेट की। कहते हैं शुक्ल जी कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, कवि हृदय मिला ही नहीं था केशवदास जी को, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है केशवदास जी के बारे में शुक्ल जी की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे लिखते हैं कि केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है। क्या त्रुटि? उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। कहते हैं कि केशव की कविता हमेशा से क्या कही जाती है? कठिन कही जाती है, और उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, ठीक है।
उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता तो है ही नहीं, क्योंकि मौलिक भावनाएं उनमें थी ही नहीं, ऐसा शुक्ल जी पहले ही इस बात को बता चुके हैं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादंबरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके बस रख दिया गया है। किसमें? रामचंद्रिका में। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी रचनाओं की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके केवल रामचंद्रिका में क्या किया है? केशवदास जी ने रख दिया है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि केशव की कविता कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है। शुक्ल जी ने लिखा है कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन से प्रबंध काव्य? वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। तो वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका 2 प्रबंध काव्य किसने लिखे हैं? केशवदास जी ने। ठीक है, कहते हैं कि रामचंद्रिका एक अवश्य रूप से प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि केशवदास जी का है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये भी कथन पूछा जाता है कि किसका कथन है? कहते हैं कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सभी पूछी जाती है नेट की परीक्षा में, ध्यान रखिए आप। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे वे कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता यानी कि लोकल कलर केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। यानी स्थानगत जो विशेषता है वो ढूंढना तो व्यर्थ ही है केशवदास की रचनाओं में। केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। आगे वे सारांश रूप में कहते भी हैं केशवदास जी के बारे में कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी और ना शक्ति थी। मतलब ना तो उनमें अनुभव था और ना प्रबंध काव्य रचना करने की उनमें शक्ति थी। किनमें? केशवदास जी में। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि इनकी रचनाओं को किसी ने विकृत किया और अरुचिकर किया तो वो थी उनकी अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बसती थी, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। यानी कि इतना ज़्यादा अलंकारिक चमत्कार प्रस्तुत कर देते थे केशवदास जी कि वो विकृत हो जाती थी, अरुचिकर हो जाती थी। ना उसमें भावों को प्रस्तुत करने की व्यंजना के लिए भावों के लिए जगह मिलती थी, ना ही किसी सच्चे हृदयग्राही के लिए वस्तु वर्णन के लिए। ठीक है, पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह पर मिल सकते हैं। तो इतनी तरह की बातें इनकी रचनाओं में मिलती हैं, जिसके कारण इनकी रचनाएं विकृत और अरुचिकर हो जाती है। वहीं रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचंद्रिका में यदि केशवदास जी को सबसे अधिक सफलता मिली तो किसमें मिली है? संवादों में मिली है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। तो दोनों की रचना क्या है? 1658 में हुई है, केवल महीने में क्या है? अंतर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। प्रौढ़ रचना कहा है रसिक प्रिया को शुक्ल जी ने। ठीक है, केशवदास जी की किस रचना को शुक्ल जी ने प्रौढ़ रचना कहा है? तो उसका उत्तर क्या होगा? रसिक प्रिया को, जिसका समय क्या है? संवत 1648। इसके अतिरिक्त विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। किसके ढंग की? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है विज्ञान गीता। ये सब पूछा जाता है। वही रत्न बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन किया गया है। रतन बावनी में रत्न सिंह की वीरता, ठीक है, याद रखिएगा। रतन बावनी में क्या है? रत्न सिंह की वीरता का किस में वर्णन है? छप्पयों में वर्णन किया गया है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। और अंत में शुक्ल जी लिखते हैं कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग जरूर खोला है।
ठीक है। तो इन्होंने काव्यांगों का विस्तृत परिचय दिया है केशव दास जी ने, और इसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो इस प्रकार देखा आपने शुक्ल जी ने केशव दास जी के बारे में क्या कहा है और उनकी रचनाओं के बारे में क्या बताया। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो कि केशव दास जी के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। अगली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो पूछिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।